हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो भाई सबसे पहले अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मई 22 का कॉस्ट का आरटीपी। ये काफ़ी अवेटेड था। अब देखिए, पहले टैक्स किया गया, अब इसकी बारी आ रही है, बाकी सब्जेक्ट्स फिर इसके बाद आ रहे हैं। ठीक है जी। कॉस्ट के आरटीपी के बारे में एक बात बता दूं कि इस बार क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन आराम से बैठ के सुनने वाला है, एनालाइज करने वाला है, और साथ साथ रिटर्न में भी करने वाला है। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो स्टडी मैट में ऑलरेडी हैं और आपने चैप्टर एंड पे मेरे साथ डिस्कस किए ही हुए हैं अच्छे से। बट चैनल के थ्रू अब कई हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे पास कोचिंग में नहीं है, बट उन्हें भी ये इंटरेस्ट रहता है कि ये वीडियो हमारे थ्रू करनी है कॉस्ट वाली। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जी, मटेरियल कॉस्ट। ये क्वेश्चन रिसेंटली स्टडी मैट में ऐड हुआ, मतलब कि ये दो अटेम्प्ट्स अब एक दो मई 22 मॉड्यूल में आ गया था, मतलब कि आपके मॉड्यूल में मई 22 में था। तो उससे पहले शायद नहीं था ये, तो एक दो अटेम्प्ट पुराना ही है अभी। तो आप इसका सोल्यूशन वगैरह सारा मैं डिस्कस कराता हूँ। अच्छे अच्छे पॉइंट साथ साथ बताता जाता हूँ। स्काई एंड कंपनी, एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, परचेज मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब देखो, जब हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स का क्वेश्चन करते हैं कि जब मटेरियल बाहर से आया तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ समझाया जाता है कि हमने अगर परचेज करते वक्त जीएसटी पे किया है तो उधर बाय डिफॉल्ट हमें आईटीसी मिल जाएगा, इसलिए जीएसटी को कॉस्ट नहीं मानते। हाँ जी सर, पता है हमें, क्योंकि सप्लाई चेन में हमने टैक्स पे किया है। अगले लेवल पे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बट आईटीसी मिलेगा किसको? जो गवर्नमेंट के लिए आउटपुट टैक्स लाएगा उसके लिए गवर्नमेंट आईटीसी देगी। पर जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं, मतलब आपका बिजनेस अभी छोटा है, टर्नओवर कम है हो सकता है, इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। तो चाहे आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद रहे हैं, आपको आईटीसी तो नहीं मिलने वाला। सिंपल सा एग्जांपल है था, जैसे एक लाला जी छोटी सी करियाने की दुकान करते हैं मान लो, और एचयूएल से गुड्स खरीद रहे हैं, आईटीसी से गुड्स खरीद रहे हैं। वो बड़ी कंपनी है, आईटी टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के लाला जी को सामान भेज रही है इनवॉइस में। पर लाला जी को क्रेडिट तो मिलना ही नहीं, क्योंकि लाला जी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब क्रेडिट नहीं मिलना तो आपको जीएसटी को कॉस्ट मानना है। वह तो इसमें इन्होंने इस चीज में इतना खेला नहीं है पॉइंट, क्योंकि इन्होंने आगे खुद ही लिख दिया कि क्रेडिट नॉट अवेलेबल। पॉइंट तो तब बनता अगर ये चीज ना लिखते, फिर इस चीज की रेलेवेंस हो जाती कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट गेट दी क्रेडिट। लिस्ट प्राइस बताया हुआ एक लॉट का 2.5 लाख है। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अब आपको ये याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट तो वो कंसिडरेशन है जो कभी पे ही नहीं होता, तो ये तो लेस हो ही जाएगा। फिर आप सब अब पेपर की तैयारी करके बैठे हैं, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो सेक्शन 15 भी पढ़ा हुआ आपने जीएसटी में। उधर अंदर ये बताया जाता है कि जो कंसिडरेशन पे ही नहीं हुई वो वैल्यू का पार्ट होएगी ही नहीं, मतलब जीएसटी 2.5 लाख पे थोड़ा ना लगेगा। 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ तक का सोल्यूशन मेरे साथ साथ देखें। सर देखो, इंस्टीट्यूट ने यूनिट कॉलम भी बना लिया है। हम यूनिट कॉलम के बारे में यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज अ वन लॉट। तो वन लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स क्लियरली यहाँ पे शोन है, ਉਹਦੀ वैल्यू, और उस पर टीडी ट्रेड डिस्काउंट। फिर उस इस नेट वैल्यू पे लग रहा है जीएसटी। जीएसटी को कॉस्ट माना गया। नो आईटीसी इज अवेलेबल, नो आईटीसी इज अवेलेबल बिकॉज बायर इन दिस केस इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान रखना इन बातों का। इसके अलावा और खर्चे। कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट 10% है, विल बी गिवन ओनली इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। इंस्टीट्यूट अपनी किताबों में इसके बारे काफ़ी कुछ लिखता रहता है कि इसको इसलिए नहीं किया, ये नहीं किया। मैं एक सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूँ। सर कैश डिस्काउंट कैसे बिहेव करता है आपको पता करना चाहिए। पहले परचेज आती है, सिंपल, टू क्रेडिटर या सप्लायर, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। बोलो भी ओके। फिर ये आपको एक टाइम देता है कि भाई साहब ये 15 दिन में पेमेंट कर देना तो आपको सीडी मिल जाएगा। सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। आप अगर उस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कुछ पैसे छोड़ दिए जाते हैं जिसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। अब आप सब में अकाउंटिंग कूट कूट के भरी है बेटा, तभी हम सीए कर रहे हैं। अब उसके बाद ये डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाता होता है? सर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। क्या ये डिस्काउंट रिसीव परचेज में एडजस्ट होता है?
नो सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने इसकी क्या डिस्कशन करनी है? जब मैं अपनी वैल्यूएशन कर रहा हूँ मटेरियल की कॉस्ट की, अगर डिस्काउंट मिला भी तो इट विल बी ए इनडायरेक्ट इनकम जो हम पी एंड एल में दिखा देंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ध्यान रखें इस पॉइंट का अच्छे से। टोल टैक्स 5,000 है, ठीक है जी, खर्चा है टोल, जगह जगह पे टोल, पता ही है आपको। तो अगर आपका ट्रांजिट में टोल लगा है, वो तो खर्चा है, ये यहाँ पे खर्चे में आ चुका होगा, बिल्कुल आ गया जी। फिर आपने रास्ते में लगता है इंश्योरेंस भी करवाई है, फ्रेट इंश्योरेंस। अब आता है डेमोरेज पेड टू ट्रांसपोर्टर। सारे पॉइंट मॉड्यूल के अंदर एक्सप्लेन है। डेमोरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट से मंगवाई, तो कई बार ट्रांसपोर्टर के पास आपका सामान आ जाता है, वहां से लोकल गाड़ी करके आपको गुड्स अपने तक लाने होते हैं, कोई छोटी गाड़ी के थ्रू। ट्रांसपोर्टर एक टाइम देता है कि भाई इतनी देर तक आप अपने गुड्स ले जाना, क्योंकि हमें भी संभाल के रखने में जगह वेस्ट हो रही है, ध्यान रखना पड़ रहा है। आप हो जाते हैं लेट, तो आपको डेमोरेज लगा देता है। मतलब आप गुड्स पिकअप करने में लेट हो गए, या आपने डिस्पैच कराने, उस एंगल से भी होता है, लेट पहुंचे, तो वो डेमोरेज लगा देते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ पेनल्टी, और पेनल्टी बाय डिफॉल्ट कॉस्ट में कहीं नहीं आती। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको डेमोरेज बिल्कुल नहीं मिल रही होगी। इसके बारे भी एडवाइस ये है कि मॉड्यूल खोल के एक बार डेमोरेज का ट्रीटमेंट जरूर पढ़ें। कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज, येट्स इट्स अ कॉस्ट। कई बार हम ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो किसी डीलर के थ्रू ऑर्डर प्लेस हुआ होता है, तो वो अपनी कमीशन चार्ज कर देता है। इसके बाद बात आती है कंटेनर्स की। आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है कंटेनर्स के लिए 30,000 रुपया, और उसने ये कहा हुआ है कि अगर कंटेनर वापस कर दोगे तो 20,000 रुपया वापस हो जाएगा। बोले 30,000 रुपये इज सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, और अगर आप उधर कंटेनर वापस करते हो तो 20,000 वापस कर देगा। तो अब सर आपके लिए खर्चा कितना हुआ इसमें? सर 30 दिए, 20 तो वापस हो जाएंगे। सर हम ये अजम्पशन लेंगे कि वो वापस कर देगा। हाँ बेटा, खाली डब्बे नहीं संभाल के रखने हैं। तो 30,000 माइनस 20,000, नेट खर्चा यहाँ आपका है 10,000। अभी तक 294 तक बात जा चुकी है। अब कहता है जी अदर एक्सपेंस, यहाँ गेम खेल दी गई है। अदर एक्सपेंस है कोई, वो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है? अगर गलत होनी है वो मैं पहले बता देता हूँ, नलायक पार्टी पॉइंट। क्या आपने 294 ही 2% लगा दिया, ये तो हो जाएगा गलत। कि 2% ऑफ टोटल कॉस्ट लिखा है, या तो ब्रैकेट में टोटल कॉस्ट के साथ ये लिख दिया जाता एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस, फिर लग जाता 294 पे। अब इसको कैसे समझना? सर एक तो आपकी है जी कॉस्ट, जहां आप पहुंचे हुए, एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस, यहाँ आप पहुंच चुके हो, प्लस इसमें होने अदर एक्सपेंसेस, फिर आनी है टोटल कॉस्ट। यहाँ इस वक्त आप हो, यहाँ आपको पहुंचना है। अदर एक्सपेंस कह रहे हैं जी हम 2% इसका, अदर एक्सपेंस टोटल कॉस्ट का 2% है। तो टोटल कॉस्ट को रखो x, यहाँ रखो जी 2% ऑफ x, फिर इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 98% ऑफ x, उधर चला गया ना, ये 294। अब यहाँ से x की वैल्यू 294 डिवाइड बाय 98%, 3 लाख आ जाएगी। अब 3 लाख पे आप 2% निकाल लो, तो यू कैन easily गेट टू दी अदर एक्सपेंसेस विच इज रुपीज 6,000। अब 2/98, ये वो ऐसी होशियारियां देखो जी। अगर तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट इतना अच्छा मैथ्स में कि आपको बाय डिफॉल्ट ही आ गया था कि यार ये 2/98 होना है, आप करो, क्योंकि वो बात गलत नहीं है, क्योंकि जो आप खर्चा देख रहे हो वो टोटल कॉस्ट का 98% ही है। बट अगर आप कंफ्यूज होते हैं, रट्टा लगाते हैं, स्टार लगाते हैं इसके लिए, तो ऐसी हरकतें ना करो, एक्स लेके करो, बढ़िया रहेगा। अब आपकी टोटल कॉस्ट आ चुकी है जी एवरी सिचुएशन में 3 लाख रुपए। अब क्या होता है, कुछ शॉर्टेज शॉर्टेज की बात होनी है, नॉर्मल लॉस की बात होनी है। पढ़ते हैं जी वो बात कहाँ लिखी है, क्वेश्चन वाली फाइल में चलते हैं। 20% ऑफ द मटीरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू द नॉर्मल रीजंस। 5,000 यूनिट का शायद ये लॉट है, हाँ जी। 20% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अल्टीमेटली गुड यूनिट्स की कॉस्ट को बढ़ाती है, और वो कॉस्ट हमारा कस्टमर बेयर करता है। तो आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी रिड्यूस कर दी गई है, कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुई। 4,000 की कॉस्ट ये मानी गई है, पर यूनिट एवरेज आ गई 75।
तो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल सीट पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आना चाहिए। इसके जो भी नोटिंग्स दिए हुए हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। जीएसटी इज पेबल ऑन नेट प्राइस, दैट इज लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट, ठीक। कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज हैंस इग्नोर्ड। बेटा ये पहली बात चार्ज नहीं है, ये इनकम है। इसकी एंट्री बच्चा बच्चा जानता है। क्रेडिटर टू बैंक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू पी एंड एल, तो इसे चार्ज ना लिखा करो यार एटलीस्ट। बाकी कहता है डेमोरेज इज पेनल्टी इम्पोज्ड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिलेइंग एंड अपलोडिंग और अपलोडिंग ऑफलोडिंग, तो ये एक अबनॉर्मल कॉस्ट है। बाकी जी नॉर्मल लॉस की बात की है, पता ही है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन जी। सर अगला क्वेश्चन ना काफ़ी साल से लेबर के चैप्टर में चल रहा है। ये सैटरडे वाला पंगा इस क्वेश्चन का बहुत अजीब होता है, कई बार बहुत दिमाग खराब हो जाते हैं, समझ नहीं आता। बट ओवर द ईयर इंस्टीट्यूट ने तो आंसर काफ़ी लिबरल सा कर दिया, अब समझ आ जाता है। लियाओ देखो जी क्या कहता है। Total of 108 labor hours have been put in a particular job for repair work engaging a semi-skilled and skilled worker. 108 घंटे लेबर आवर लगे हैं और एक पर्टिकुलर जॉब कार्ड में जो कि रिपेयर वर्क का था, जिसमें हमारे दो बंदे काम कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड मिस्टर दीप, द स्किल्ड मिस्टर सैम, ठीक है। द आवर्स डिवोटेड बाय बोथ द वर्कर इंडिविजुअली ऑन डेली बेसिस फॉर पर्टिकुलर जॉब आर गिवन बिलो। तो जो स्किल्ड वाला है सैम, इसने 10 घंटे संडे को भी सैटरडे को भी लगाए हैं। तो यहाँ तक के आवर्स का पहले टोटल लेते हैं वीकडेज का। 10 पॉइंट दिस इज 10.5 प्लस 8 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 10.5, दिस इज 49 आवर्स। अब ये जो स्किल्ड है उसने 10 घंटे और भी लगाए हैं, तो उसके हो गए 59 ऐसे। और जो हमारा सेमी स्किल्ड है उसने 49 ही लगाए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 108 घंटे बोले हैं। पहले तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। बाकी जी इनका फिर स्ट्रक्चर कैसे है, कितना नॉर्मल वर्किंग है, वो सब बताया। संडे यहाँ वीकली हॉलीडे है। ईच वर्कर हैज़ टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीकडेज, वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, 5 आवर्स सैटरडे पे काम करना है। वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, 8 आवर्स फॉर 5 आवर वर्कड। कहता आपको सैटरडे को काम 5 घंटे ही करना है, पर आपको पेमेंट कितनी देर की मिलेगी, 8 घंटे की। मतलब सॉर्ट ऑफ हाफ डे टाइप है, या 8 घंटे के पैसे ले जाओ पर काम 5 घंटे ही करना। सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर इज पेड ऑर्डिनरी वेजेस 400 एंड 600 पर डे ऑफ 8 लेबर आवर्स। तो 400 रुपये और 600 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के। तो यहाँ से एवरेज आप देख ही सकते हैं कि भाई पर आवर यहाँ 50 रुपये, यहाँ 75। फिर डीए जो कि 20% है, तो इधर आप 20% और भी जोड़ सकते हैं। Extra hour worked over and above 8 are also paid at ordinary wage rate. However, overtime premium of 100% of ordinary wage rate is paid if the worker works for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week. कहता है जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं ओवर एंड अबव 8, उनको भी हम ऑर्डिनरी वेज रेट पे ही पे करते हैं। लेकिन इससे लगता है कि जैसे ओवर टाइम है ही नहीं है। ओवर टाइम प्रीमियम है, बिल्कुल है, 100% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ओवर टाइम प्रीमियम। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने मोर देन 9 आवर्स इन अ डे काम किया एंड 48 इन अ वीक। मतलब आपका वीकली टोटल 48 से ऊपर होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ 9 आवर्स एक्सीडिंग 9 आवर्स इन अ डे, देन यू आर एलिजिबल। 8 घंटे के बाद यहाँ एलिजिबल नहीं है। वैसे तो यहाँ पे 49 आवर्स भी जो बंदे ने नॉर्मली काम कर दिया, तो 48 वाली कंडीशन तो पूरी होगी। जहाँ जहाँ भी 9 से ज़्यादा ओवर टाइम बन जाएगा। सर पंगा सिर्फ सैटरडे का, और इन क्वेश्चनों में हमेशा एक ही बंदा सैटरडे को काम करता होता है। अगर दो हो, तीन हो तो दो सैटरडे को काम करते हैं। तो इस केस में जो मिस्टर दीप है सेमी स्किल्ड वर्कर, उन्होंने तो काम नहीं किया सैटरडे को। ये मिस्टर सैम जो है ये सैटरडे लगा गए। अब दीप वाला केस सिंपल रहेगा, पहले उसमें चलते हैं। मिस्टर दीप सेमी स्किल्ड, तो भाई ये रहा जी टेबल। यहाँ से आप देखें 10.5 आवर्स ऑन मंडे,
जिसमें 8 आवर्स बिल्कुल नॉर्मल में, 1 आवर एक्स्ट्रा जरूर काउंट होगा पर वो ओवर टाइम नहीं है। ओवर टाइम यहाँ तब है अगर 9 क्रॉस होता, तो 9 से ऊपर है 1.5। अब सर ये इक्वलेंट नॉर्मल आवर्स ये क्या होता है सर, मैं बता देता हूँ। सर ओवर टाइम का जो 1.5 घंटा है, इसकी पेमेंट डबल दी नॉर्मल रेट पे होनी है। जो आपका नॉर्मल रेट है उसका ट्वाइस मिलना है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे गए, लेट अस सपोज दैट द नॉर्मल रेट इज 40 रुपी पर आवर, तो मैं ये रेट अप्लाई करूंगा कि ओवर टाइम के 1.5 घंटे पे 80 रुपये दे दूंगा। क्योंकि ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इस टाइम को ही डबल कर लो, रेट चाहे 40 ही देना। सर वो तो एक ही बात है, देख रहे हो ना, ये भी 120 है और ये ऐसे भी 120 ही आ जाता है। तो ये इनकी टेंडेंसी है जी, इस क्वेश्चन में टाइम को इक्वलेंट करके रखते हैं। तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं, 3 घंटे आ गए। अब 1.5 घंटे के 3 घंटे हो गए, तो ये 3 ये हो गए, एक ये है, 8 ये है, टोटल हो गए 12 घंटे। ट्यूसडे, ट्यूसडे जी 8 घंटे। ट्यूसडे के जब 8 घंटे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आपके 8 घंटे ही रहे। फिर आता है जी वेडनेसडे। वेडनेसडे के आप देखो जी कितने घंटे हैं, 10.5। सर वही 8 यहाँ, 1 यहाँ, नॉर्मल। फिर उसके बाद जी थर्सडे, 8 1 और 0.5, 8 1.5, ये डबल कर देना। फिर जी उसके बाद फ्राइडे, फिर वही 10.5। सैटरडे अगले ने काम ही नहीं किया। तो अब आपके पास जी आ गया कि वैसे तो वो टाइम 5 घंटे का, पर उसके पेमेंट मिलेगी 10 घंटे की। बाकी नॉर्मल और एक्स्ट्रा आवर्स मिला के 44 है, तो दिस इज इक्वल टू 54। तो मिस्टर दीप को आप 54 आवर्स के लिए पे कर दो, हो गया। तो देखो जी रेट पर आवर दीप का 50 है, डीए 20% है, 60 रुपये हो गए, 54 आवर्स है, टोटल 3240 रुपये आ गए इसके पास। इतनी सी कहानी है, 50 + 10 60 और 54 आवर्स। इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हो जाता। प्रॉब्लम आएगी सैम में। सैम का सैटरडे को आपका 10 आवर लगा हुआ, बाकी उसका ये वाला टेबल सेम है, इंडिविजुअली ऐसे ही काम किया सबने। ये मंडे टू फ्राइडे सेम रूटीन है, तो मंडे टू फ्राइडे तक तो सैम में समझने में हमें टाइम नहीं लेना चाहिए। ये देखो सर, मंडे टू फ्राइडे तक बिल्कुल सेम गया, सैम का सेम टू सेम गया, सेम मंडे टू फ्राइडे। अब सर सैटरडे को जिस तरह ये कह रहा है कि उसने 10 आवर्स के लिए वर्क कर दिया, अब उसको कैसे लिखना है और कैसे समझना है मैं बताता हूँ। सर एक जगह में ये बोला गया था कि सैटरडे को आप 5 घंटे तक की काम करते हो तो 8 घंटे के पैसे मिल जाते हैं। 5 घंटे आपका नॉर्मली सैटरडे होता है, उसको ये काम करके आपको 8 घंटे की पेमेंट दे देती है कंपनी। पर इस सैटरडे आपको बुलाया गया कि ये जॉब पूरी करनी है और आपके 10 घंटे लग गए, आपके 10 घंटे लग गए। अब सबसे पहले तो बंदे के दिमाग में ये आ जाता है कि जो 5 घंटे लगाता तब भी 8 घंटे की पेमेंट मिलनी थी। पढ़ लो यार, ऐसा लिखा हुआ, मेरी तरफ ना देखो। वर्कर आर पेड फुल वेजेस ऑफ सैटरडे 8 आवर्स फॉर 5 आवर वर्कड। मतलब सैटरडे आपका थोड़ा लाइट होता है, आप जाते हो 5 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है, पेमेंट पूरे दिन की मिलती है। पर ये जॉब के प्रेशर में शायद आपको सैटरडे को भी 10 घंटे लगाने पड़ गए। अब वो कैसे इसे कर रहा है पहले वो समझो, फिर आपके मन में क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। सर ये तो यही कर रहा है कि देखो इन अ डे जो 9 आवर्स से ऊपर जाएगा वही ओवर टाइम है, तो 9 से ऊपर तो यहाँ पे आपका 1 ही घंटा है। बाकी उसने यहाँ पे 3 + 1 लिखा, लिखने को तो 4 भी लिख सकता था। नॉर्मल में 5 ही लिखा, नॉर्मल आवर्स में 5 ही लिखा, 4 आवर एक्स्ट्रा लिखे सैटरडे के। उसका रीजन दिया थोड़ा सा, ये देखो ये स्टार है इसका रीजन। सैम विल बी पेड इक्वलेंट 8 नॉर्मल वर्किंग आवर्स एट ऑर्डिनरी रेट, दो 5 आवर ऑफ वर्किंग इज रिक्वायर्ड ऑन सैटरडे। कहता वैसे तो 5 घंटे की वर्किंग ही होती है सैटरडे की, पर आपको पहले 8 घंटे की पेमेंट तो नॉर्मल रेट पे ही मिलेगी। तो ये एक्स्ट्रा आवर सैटरडे के कारण है, वैसे नॉर्मल ही है। फर्दर जो 9th आवर है, 9th से ऊपर ये ओवर टाइम देते नहीं, 9th तक ये नॉर्मली मानते हैं, तो वो भी यहीं आ गया। तो मतलब ओवर टाइम का तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ। ऐसे ये लोग सोचते हैं। अब हम कैसे सोचते हैं वो सुनो। हमें लगता है कि सैटरडे को 5 घंटे जाना था, 8 घंटे की पेमेंट मिलनी थी। बोले समझ रहे हो, तो ये सैटरडे को 10 घंटे गया तो हमें यहाँ से भी आ जाता
कि नहीं यार 3 घंटे की और पेमेंट भी तो मिलनी चाहिए, कोई 5 घंटे जाके ही 8 घंटे की पेमेंट मिल जानी थी। नहीं नहीं बेटा, इस सेंस में नहीं है, पहले कभी ये करते होते थे, अब इन्होंने अपने सोल्यूशन बदल लिए हैं। ये सर वैसे वाली सेंस में है जैसे बिग फोर्स वगैरह या एमएनसीज में होता है कि सैटरडे नॉर्मली ऑफ, फिर सैटरडे लगवा दिया, फिर वो कहते हैं देखो जी जब ऑफ था तब पैसे दे रहे थे, अब वर्क प्रेशर है आप आ जाओ कोई बात नहीं, या 5 आवर्स है, आपको कह दिया कोई बात नहीं यार देखो हमेशा पेमेंट तो आपको 8 घंटे की देते हैं ना, इस बार थोड़ा टाइम लगा लो। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुआ हुआ है। इस तरह सॉल्व हुआ हुआ है कि सैटरडे को जो आपने 8 घंटे तक काम किया है उसको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं माना जाएगा, पहले मैं बता दूं, उसको नॉर्मल ही माना गया है कि हाँ भाई ये तो आपसे काम कराया जा सकता था। फिर जो 1 घंटा 8 से ऊपर है, ठीक है जी, वो एक आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर 8+1 आप पहुंचे 9, हाँ जो आपका 10th आ रहा है वो ओवर टाइम में जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सैटरडे आपका नॉर्मल सा जाता तो आपने 5 घंटे काम करना था, 8 घंटे की पेमेंट मिलनी थी। अब भी ऐसी हुआ है, आपने 10 घंटे काम किया, 8 घंटे तो वही हैं जड़े मिलने ही थे, 2 घंटे जड़े एक्स्ट्रा हैं उसमें से एक को तो ओवर टाइम माना गया जो 9 एंड अबव है, और बाकी एक को तो ओवर टाइम ही नहीं माना गया। पाई पाई का हिसाब देख लो बेटा, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर्स, ऐसे सैटरडे के 10 आवर्स उसने तोड़ के रख दिए, और यहाँ तक पेमेंट नॉर्मल है, और 1 आवर ओवर टाइम में जाएगा। इसमें अगर बंदा ऐसे सोचे कि लाइक यार उसे 5 आवर्स काम करके भी तो 8 घंटे की पेमेंट आप देने के लिए तैयार थे, तो 3 घंटे एक तरह सैटरडे को एक्स्ट्रा लगे हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट ही दे दो, ओवर टाइम तो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले क्लियर कर दूं। ये मान के चल रहे हैं कि नहीं जी आपको रूटीन में कभी कभी नहीं बुलाया जाता है, पर कभी कभी बुलाया भी जा सकता है, तो जो आप 8 घंटे तक काम करोगे वो तो हम पेमेंट पहले भी करते ही आ रहे हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होता है भाई। अब इंस्टीट्यूट ने जैसे सॉल्व किया हो उधर ट्रीटमेंट नीचे दिया है मैंने, 10 आवर्स में से 5 नॉर्मल ऑफ सैटरडे, 3 एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ सैटरडे, 1 एक्स्ट्रा ऑन एनी डे, तो 9 आवर्स तक का तो ये हो गया। फिर 1 आपका जी ओवर टाइम में जाता है, क्योंकि 10 आवर्स टोटल है। ओवर टाइम वाला जी यहाँ पे फिर 2 घंटे आ गए। अब बने रहे अच्छे से, यहाँ आपके सैटरडे में 5+4, ये हो गए जी 9, +2 ओवर टाइम के, ये 11 घंटे। इसमें वो जो 3 घंटे आप कई बार एक्स्ट्रा सोच रहे होते हो ना, वो कोई बात नहीं है भाई, वो दिक्कत देगी आपको, तो इसको एनालाइज करना अच्छे से। कोई डाउट वगैरह आए तो कमेंट बॉक्स में डाल भी देना। ये नॉर्मल रेट पर आ रहा है, इस पे डीए वगैरह ऐड किए गए हैं, 90 आवर्स हो गए, 65 आवर्स टोटल, तो ये पेमेंट आ जाती है। तो प्लीज़ सैटरडे वाला ट्रीटमेंट मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, मुझे पता है वहाँ के बच्चों ने फंसना है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। सर इन्होंने लिखा है कि वेजेस वर्कर आर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे 8 आवर्स फॉर 5 आवर वर्कड। अब हमारे मिस्टर सैम ने यहाँ 10 आवर्स काम कर दिया, हमें लगता है कि 5 घंटे काम करके भी 8 घंटे की वेजेस तो मिलनी ही थी, तो अब ये एक तरह से 10 घंटे में काफ़ी एक्स्ट्रा काम हुआ हमारे अकॉर्डिंग। वो कहता है कोई बात नहीं जी 8 घंटे तक की तो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, वो तो एक सिस्टम है कि हम कहते हैं चलो सैटरडे लाइट रख लेते हैं और आपके पैसे नहीं काटते, तो कभी कभी अगर बिठा भी लिया तो फिर क्या हो गया, 8 घंटे तक की तो पेमेंट हमने कर ही रखी है। उसके बाद 1 घंटा जी वो जो एक्स्ट्रा है, 8 आवर्स से ऊपर है जो, वो ओवर टाइम ये काउंट नहीं करते, एक्स्ट्रा चाहे काउंट कर लें। उसके बियॉन्ड जो आपका लास्ट 1 आवर बचता है उसे ओवर टाइम काउंट किया गया। ये इसका सोल्यूशन है जिस तरह ये सॉल्व हुआ हुआ है। अगर आपके दिमाग में कुछ ये वाली बात चल पड़ती है ना कि 5 आवर्स के बजाय उसने 8 आवर्स दिए सैटरडे को, 3 आवर्स और एक्स्ट्रा, तो आप 3 आवर्स की और पेमेंट लाओगे कम से कम इसके अंदर, और हो सकता है आप डबल दी नॉर्मल रेट पे भी ले आओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान से है, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, बहुत ही, मेरे को तो पता है कि इसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती होती है जो बंदा पुट्ठा सोचने वाला हो तो। ठीक है जी, जो प्रेजेंट सोल्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग ही सही है ये। उसके बाद जी ये दो जड़े क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो पहले इनको आप एनालाइज करो, अगले पार्ट में जी हम थर्ड फोर्थ ये वाले भी उठाने शुरू कर देंगे। ओके जी।